पास इनिशियल प्रीस्ट्रेस की वैल्यू आ गई। नाउ द रिड्यूस स्ट्रेस फॉर कैलकुलेटिंग द रिलैक्सेशन लॉस, बेसिकली कि टोटल जो लॉसेस थे स्टील रिलैक्सेशन, इलास्टिक शॉर्टनिंग, क्रीप एंड श्रिंकेज की वजह से जो टोटल लॉसेस थे वो 20% थे। टोटल लॉसेस 20% थे हमारे पास, जो 1 यानी 100%, उसमें से हमने 20% माइनस कर दिया कि टोटल जो रिड्यूस्ड स्ट्रेसेस बच गई वो हमारे पास रिड्यूस्ड स्ट्रेसेस, इनिशियल स्ट्रेसेस इक्वल्स टू 20% हमने डिडक्ट कर दिया, 1 माइनस 20% इनटू इनिशियल प्री स्ट्रेस। ये आपके पास रिड्यूस यानी कि जो हमारा इनिशियल प्री स्ट्रेस था उसमें से हमने टोटल जो स्ट्रेसेस थी रिलैक्सेशन की, टोटल स्ट्रेसेस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग, क्वेश्चन के अंदर गिवन है यहाँ पे 20%, इलास्टिक शॉर्टनिंग, क्रीप एंड श्रिंकेज की वजह से जो 5 सालों के अंदर जो लॉसेस डेवलप हुए वो हमने डिडक्ट कर दिए। टोटल 80% पीछे इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग बच गया, वो हमारे पास इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग का हमने 80% कंसीडर किया, 162,000 psi बच गई वैल्यू हमारे पास। द ड्यूरेशन ऑफ द स्टील रिलैक्सेशन प्रोसेस कि 5 साल की जो ड्यूरेशन थी 5 years into 365 days into 24 hours कि स्टील रिलैक्सेशन हमेशा हम कैलकुलेट करते हैं जब हम डिजाइन एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, लॉग टाइम इज ऑलवेज मेंशन्ड इन आवर्स के अंदर हम टाइम को कंसीडर करते हैं। सो देयरफॉर वी हैव 5 years हियर, 5 साल थे, 365 days into 24 hours, हमारे पास टोटल 44,000 hours बन गए। सो देयरफॉर स्टील रिलैक्सेशन लॉस stresses is equals to initial stresses, reduced stresses हमारे पास into log t with respect to time divided by 10, initial stresses divided by yield stress of the pre-stressing bar minus 0.55, जो इक्वेशन हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर रहा है, ये वाली इक्वेशन हमने यूज करनी है। तो इस इक्वेशन को हमने जब यूज किया तमाम वैल्यूज हमारे पास हैं, 162,000 इनिशियल प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स है, log t, log जो है वो टाइम 44,000 डिवाइड बाय 10 इनिशियल प्री-स्ट्रेस, और यील्ड स्ट्रेस हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, यील्ड प्री-स्ट्रेसिंग की वैल्यू हमें गिवन है, सारी वैल्यूज हमने पुट की। तो जो प्री-स्ट्रेसिंग स्टील का जो रिलैक्सेशन लॉस है वो हमारे पास आ गया 11,606 psi। अब अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस एग्जाम्पल के साथ, वहां पे हमारे पास अराउंड 8,000 का लॉस जो है वो डेवलप हो रहा था सिर्फ इलास्टिक शॉर्टनिंग की वजह से, यहाँ पे आपके पास 11,600 का लॉस डेवलप हो रहा है स्टील रिलैक्सेशन की वजह से। टोटल इनिशियल जो प्री स्ट्रेस है वो बेसिकली 200,000 है, और 200,000 में से आपका 20,000 जो है वो इन दोनों लॉसेस की वजह से रिड्यूस हो गया। आपके ओवरऑल मेंबर की जो परफॉर्मेंस है, स्ट्रक्चरल बिहेवियर है, वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा। तो लेवल ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग इन लॉसेस को कंसीडर करते हुए इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जब आप किसी भी मेंबर को एनालाइज या डिजाइन करने लगते हैं तब। नाउ वी हैव अ क्रीप लॉस। A creep of concrete basically is a continuous deformation. Creep और shrinkage basically are एक किस्म का similar mechanism है due to temperature, due to environment जो है वो concrete के अंदर moisture movement की वजह से एक deformation आती है। लेकिन श्रिंकेज बेसिकली जो है वो ओनली मॉइस्चर मूवमेंट की वजह से होता है, और क्रीप जो है वो अंडर कांस्टेंट लोडिंग की वजह से विद द हेल्प ऑफ एनवायरनमेंट मॉइस्चर मूव कर जाए और उसकी बॉडी के अंदर जो है वो डिफॉर्मेशन डेवलप हो। दैट डिफॉर्मेशन बेसिकली इज नोन एज अ क्रीप डिफॉर्मेशन। द कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट विद टाइम अंडर सस्टेन लोड। अब जिस तरह से हमने डिस्कस किया इलास्टिक शॉर्टनिंग, ये एलिमेंट है, यहाँ पे आपका इलास्टिक शॉर्टनिंग मेंबर आपका स्ट्रेट था, प्रीस्ट्रेसिंग की वजह से मेंबर थोड़ा सा शॉर्टन हो गया, यहाँ पे आपका वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं और मेंबर आपका कंप्रेस हो जाता है और इसकी वजह से थोड़ी सी रिडक्शन आ जाती है। विद रिस्पेक्ट टू द टाइम अंडर कांस्टेंट लोड इज कंसीडर्ड एज अ क्रीप ऑफ द कंक्रीट। तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं क्रीप और श्रिंकेज को? ऑलमोस्ट सिमिलर फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। इंशाल्लाह होपफुली नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम श्रिंकेज को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो श्रिंकेज और क्रीप जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर मैकेनिज्म्स हैं, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर फैक्टर्स हैं जो दोनों चीजों को अफेक्ट कर रहे होते हैं। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रीप ऑफ कंक्रीट, नंबर 1 एज, क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट कहलाती है। एज इज द टाइम, अप्लाइड स्ट्रेस लेवल, अप्लाइड स्ट्रेसेस जो कंपैरेटिव स्ट्रेसेस अप्लाई हो रही है मेंबर के अंदर, सस्टेन लोड है, डेंसिटी ऑफ द कंक्रीट इटसेल्फ, सीमेंट कंटेंट इन द कंक्रीट, सीमेंट कंटेंट, क्योंकि असल में होता ये है कि कंक्रीट के अंदर विद रिस्पेक्ट टू द मॉइस्चर मूवमेंट एक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होती है। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन एग्रीगेट के अंदर नहीं होती। अगर एग्रीगेट के अंदर होती तो तमाम एग्रीगेट जो है वो आपके इस वक्त जो दुनिया के अंदर मौजूद हैं, पहाड़ हैं सारे, वो तमाम जो है वो मॉइस्चर मूवमेंट या उसके अंदर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उनके अंदर वॉल्यूमेट्रिक चेंज आ जाता। यहाँ पे हमारे पास जो वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस ज़्यादातर जो अपीयर होता है वो सीमेंट पेस्ट के अंदर होता है। तो इस वजह से सीमेंट कंटेंट एक रोल प्ले कर रहा होता है एक क्रीप की वैल्यू के लिए। अदर फैक्टर्स आर वाटर सीमेंट रेशियो।
अब ये जनरल स्टेटमेंट है बड़ी मैं आपको ऑलरेडी आई थिंक बता आया हूँ लास्ट क्लासेस के अंदर कि वाटर सीमेंट रेशो उस वक्त इम्पॉर्टेंट है जब आप एक कंक्रीट को फ्रेश स्टेट के अंदर बना रहे हो, इट विल बी कंसिडर्ड द फ्रेंड ऑफ कंक्रीट। लेकिन जैसे ही कंक्रीट बन चुका, उसने अपनी स्ट्रेंथ कंक्रीट अचीव कर ली कंक्रीट ने, वाटर इज नो मोर फ्रेंड ऑफ कंक्रीट, वो एक डेंजरस बन जाता है कंक्रीट के लिए, उसके अंदर पोरोसिटी डेवलप हो जाती है, परमिएबिलिटी कंक्रीट को अंदर डेवलप हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, देन वी हैव अ टेम्परेचर। तो ये 7 डिफरेंट फैक्टर्स है जो कि आपके ओवरऑल क्रीप को अफेक्ट कर रहे होते हैं, और इसी की बेस के ऊपर वेरियस एक्सपेरिमेंट्स दुनिया के अंदर किए गए, एंड लेटरल फिलो और लेटरल डिफॉर्मेशन ड्यू टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस इज नोन एज अ क्रीप विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू सस्टेन लोडिंग। तो दुनिया के जो वेरियस 50 सालों तक जो है वो इसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते रहे, और जो नाम दिया गया इस मैकेनिज्म को, दैट नेम बेसिकली इज नोन एज अ क्रीप ऑफ कंक्रीट। It must be emphasized that the creep stresses and stress losses result only from the sustained loads during the loading history of the structural element. कि तमाम जो लोड्स अप्लाई हो रहे हैं जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स के ऊपर, ये क्रीप का जो रिजल्टेंट स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं वो एक मेंबर्स के अंदर एक लॉसेस जनरेट कराते हैं। उसके बाद क्रीप की वजह से वैल्यूज ऑफ सी हमारे पास डिफरेंट कोर्स की वजह से, पोस्ट टेंशनिंग इंस्टीट्यूट की वजह से वैल्यूज रिकमेंडेड हैं कि इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग डिवाइड बाय अल्टीमेट प्रीस्ट्रेसिंग वैल्यू। उसके बाद स्ट्रेस रिलीव टेंडेंस के अंदर वैल्यूज किस तरह से डेवलप होती हैं, स्ट्रेस रिलीव बार्स के अंदर किस तरह से डेवलप होती हैं। ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड्स और कोर्स की गाइडलाइंस प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो शेयर डॉक्यूमेंट्स मैंने आपसे किए थे उनके अंदर तमाम चीज़ें ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड हैं। ये चार्ट्स वगैरह टेबल्स वगैरह वहीं से लिए गए हैं। यहाँ पे चार्ट टेबल को शो कराना हमारा जो एग्जाम्पल है, डिज़ाइन एक्सप्लेनेशंस हैं, वो बेसिकली थ्योरेटिकली या एनालिटिकली एक्सप्रेशन से हमने कैलकुलेट करना है। टेबल्स के अंदर से भी आप वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इस डिज़ाइन के अंदर हमने टेबल से वैल्यू नहीं लिए हुए, जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पज आपको यहाँ पे वैल्यूज में दिखा रहा हूँ। देन वी हैव अ क्रीप कोफिशिएंट, and creep coefficients basically are depending on the two major elements. Number one is the relative humidity of the material and second is the compressive strength of concrete. कि जिस तरह से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, दोनों चीज़ें जो है वो क्रीप के अंदर और श्रिंकेज के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे होते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट 4000 psi से कम है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी 100% है, तो उस केस के अंदर क्रीप कोफिशिएंट जो हम डिज़ाइन करते हैं क्रीप के अंदर वो 1 to 2% कंसिडर होता है। और इसी के अंदर अगर आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% है तो क्रीप कोफिशिएंट जो है वो डबल हो जाता है, ऑलमोस्ट 2 to 4 के दरमियान आप वैल्यू सेलेक्ट कर रहे होते हो। अगर आपके पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू जो है वो 4000 से ज़्यादा है psi में, तो 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी के अंदर आप वैल्यू 0.7 से लेके 1.5 तक क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू चूज कर रहे होते हैं। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी 50% है तो 1.5 से लेके 3 तक आपकी जो है वो क्रीप कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो वेरी कर रही होती है। नाउ क्रीप कोफिशिएंट स्ट्रेस इज इक्वल्स टू क्रीप कोफिशिएंट इनटू स्ट्रेंथ ड्यू टू क्रीप, and then we have a modulus of elasticity of that material कि हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। Again these are the standard values here, different types of आपके स्टील के जो ग्रेड्स हैं, टेंडन्स हैं, स्ट्रैंड्स हैं, वायर्स हैं, उनके लिए टाइप ऑफ द टेंडन मटेरियल्स हैं, एंड वैल्यूज ऑफ KRE बेसिकली आर डिपेंडिंग ऑन द क्रीप की जो वैल्यूज हैं हर मटेरियल के लिए वो डिपेंडिंग किस तरह से करनी होती है। यहाँ पे आपके पास एक लमसम वैल्यूज गिवन है स्टैंडर्ड्स की तरफ से, लेकिन जो हमारा डिज़ाइन एग्जाम्पल है हम उसके अंदर अगेन एज आई ऑलरेडी मेंशन कि हम अपनी वैल्यूज जो है उनको कैलकुलेट करेंगे। देन वी हैव अ क्रीप लॉस। सिंस द स्ट्रेस एंड रिलेशनशिप ड्यू टू क्रीप इज एसेंशियली लीनियर, इट इज फीजिबल टू रिलेट द क्रीप स्ट्रेन टू द इलास्टिक स्ट्रेन। कि क्रीप स्ट्रेन एंड इलास्टिक स्ट्रेन का एक कम्युलेटिव जो है वो रिलेशन बनाया गया। जिस तरह से आपने इलास्टिक शॉर्टनिंग की स्ट्रेन डेवलप की ऑलरेडी आप डिस्कस करा है पीछे, यहाँ पे जो वो क्रीप कोफिशिएंट Cu इज इक्वल्स टू क्रीप स्ट्रेन डिवाइड बाय इलास्टिक स्ट्रेन, इनका एक लीनियर रिलेशनशिप है, इस हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमारे पास मजीद एक टाइम का इफेक्ट दिया जाता है, क्रीप कोफिशिएंट इज इक्वल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमारे पास टाइम का एक लॉग फॉर्म में आ गया और क्रीप कोफिशिएंट वैल्यू आ गई। क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यूज 2 and 4 के दरमियान वेरी कर रही होती हैं और 2.35 जो है वो हम एवरेज वैल्यू चूज कर रहे होते हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर। And then we have the value of creep coefficient basically ranges between 2 and 4 and average value of 2.35 for ultimate creep has been chosen. The loss in the pre-stressed members due to creep can be defined for the bonded members as creep loss is equals to creep coefficient modulus of elasticity of the pre-stressing tendon divided by modulus of elasticity of concrete into the जो आपके stresses हैं into the concrete.
where FCS basically is the stress in the concrete at the level of centroid of the prestressing tendon. In general, this loss is a function of the stress in the concrete of the section being analyzed. In post-tension members, non-bonded members, basically the loss can be considered essentially uniform along the whole span. Hence, an average value of the concrete stress between the anchorage points can be used for calculating the creep in post-tension members. उसके बाद हमारे पास क्रीप के मजीद कोफिशिएंट की इक्वेशंस हैं. KCR modulus of elasticity for the prestressing steel divided by modulus of elasticity for the concrete into FCS bar, FCS D bar. FCS basically आपकी stress in concrete at the level of steel at the center of gravity immediately after transfer कहलाता है. उसके बाद जो है FCS bar basically is due to the superimposed loads and is the modular ratio. और यही इक्वेशंस बाद में मॉडिफाई करके हमने जो है वो अपने इक्वेशंस वगैरह जो हम अपने एनालाइज करते हैं डिजाइंस को, उनके लिए हम यूटिलाइज करते हैं. इवन इन द केस ऑफ नॉर्मल स्ट्रेंथ कंक्रीट हम ये इक्वेशंस फॉलो करते हैं. लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली लाइट वेट केस के अंदर जाते हो तो KCR की जो वैल्यू है बेसिकली KCR 2 वैल्यू फॉर द प्री टेंशन मेंबर एंड 1.6 फॉर द पोस्ट टेंशन मेंबर बोथ मेड ऑफ नॉर्मल वेट कंक्रीट. इसकी जो वैल्यूज है वो 20% आप रिड्यूस कर देते हैं इन द केस ऑफ लाइट वेट एग्रीगेट कंक्रीट. अब हमारे पास जो थियोरेटिकली हमने डिस्कस किया उसके अंदर जो भी छोटी मोटी कंफ्यूजन्स हैं वो सारी आपकी यहाँ पे डिजाइन एग्जांपल्स के अंदर क्लियर हो जाएंगी. नाउ वी हैव अ डिजाइन एग्जांपल हियर. कंप्यूट द लॉस इन प्रीस्ट्रेस ड्यू टू क्रीप एज यू हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस एग्जांपल. जो एग्जांपल 1 हमने इलास्टिक शॉर्टनिंग के लिए किया था फॉर प्री टेंशन मेंबर्स, मेजॉरिटी ऑफ द डेटा उसी एग्जांपल से कनेक्टेड है. एग्जाम्पल आपका मेजर एग्जाम्पल वही है, जो डेटा है हर प्रीस्ट्रेसिंग लॉसेस के लिए हम डेटा वहीं से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. तो एग्जाम्पल हमारा वही है. यहाँ पे हमने क्या करना है, उसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमने कुछ डिटेल्स और ऐड की हैं. कंप्यूट द लॉस इन प्रीस्ट्रेस ड्यू टू क्रीप लॉस हमने कैलकुलेट करना है. इस केस के अंदर हमारे पास सुपर इम्पोज लोड है जो कि बीम का अपना सेल्फ वेट को छोड़ के उसके अलावा जो एक सुपर इम्पोज डेड लोड एक्ट कर रहा है जिसकी इंटेंसिटी 375 पाउंड पर फिट है. सो अब हम कैलकुलेट करते हैं फॉर द क्रीप लॉसेस. नंबर 1, एट फुल कंक्रीट स्ट्रेंथ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द कंक्रीट बेसिकली इज इक्वल टू 57,000 अंडर रूट FC डैश, जो कि FC डैश बेसिकली आपकी 6000 PSI है जो हम लास्ट क्लास के अंदर ऑलरेडी हम डिस्कस करा है लास्ट एग्जांपल के अंदर. जब हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेट की वैल्यू इज 4.415 into 10⁻6 PSI. Modular ratio is equals to modulus of elasticity of prestressing steel divided by modulus of elasticity of concrete. ये हम ऑलरेडी फर्स्ट एग्जांपल के अंदर वैल्यूज डिस्कस कर रहे हैं. 27 into 10⁻6 divided by 4.415 into 10⁻6. We have modular ratio is equals to 6.12. And dead load moment is equals to 375 L square 50 square divided by 8 into conversion into inch. We have a moment due to dead load. The superimposed load is equals to 1406,250 pound inch. So prestressing की जो FC bar है basically FS bar is equals to dead load moment into eccentric distance divided by जो है वो moment of inertia. हमारे पास FC bar is equals to 458.3 PSI. और प्रीवियस एग्जांपल से हमने जो स्ट्रेसेस कैलकुलेट की थी FCS बेसिकली कंक्रीट के अंदर जो स्ट्रेसेस कैलकुलेट की थी वो 1226.4 थी. नाउ फॉर द नॉर्मल वेट कंक्रीट जो हमारे पास KCR फैक्टर है इज इक्वल्स टू क्रीप फैक्टर जो कि है कांस्टेंट फैक्टर इज इक्वल्स टू 2 फॉर द प्री टेंशन बीम एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. अब हमने जनरल इक्वेशन को चूज किया, तमाम वैल्यूज को हमने पुट किया, तो क्रीप की वजह से जो लॉसेस आ रही हैं डेवलप हो रही हैं वो 9401.5 PSI की वैल्यूज आ रही हैं. तो यहाँ तक जो है वो तमाम हमने 3 मेजर जो लॉसेस हैं वो हमने डिस्कस किए. इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस था, उसको इन टर्म्स ऑफ प्री टेंशनिंग इन टर्म्स ऑफ पोस्ट टेंशनिंग हम किस तरह से ट्रीट करते हैं. उसके बाद सेकंड हमारे पास स्टील रिलैक्सेशन लॉस आ गया, उसके भी हमने डिजाइन एग्जांपल पढ़े और थ्योरेटिकली बैकग्राउंड डिस्कस किया. देन वी डिस्कस अबाउट द क्रीप लॉसेस, कि क्रीप लॉस किस तरह से जनरेट होता है और क्रीप के अंदर जो है वो हम डिजाइन किस तरह से सॉल्व करते हैं. रिमेनिंग टाइप्स ऑफ लॉसेस सच एज श्रिंकेज है, एंकरेज लॉसेस हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे. नाउ असाइनमेंट नंबर 5. First of all, you have to discuss about what is partial loss in prestress या prestressing losses क्या होती हैं, and in addition define the types of losses occur in the prestress member जो कि हमने डिस्कस किए हैं. 3 टाइप्स उनको डिफाइन करना है, not go into the detail.
उनको जस्ट डिफाइन करना है। प्रीस्ट्रेसिंग लॉसेज इन टर्म्स ऑफ इलास्टिक शॉर्टनिंग क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो ओवरऑल प्रीस्ट्रेसिंग लॉसेज हैं उसके जो फ्लो चार्ट्स हैं वो आपने प्रीस्ट्रेसिंग लॉसेज के अंदर बता दिए। यहाँ पे आपने बाकी जो उसके टाइप्स हैं 3 हमने डिस्कस किए, इलास्टिक शॉर्टनिंग हो गया, स्टील रिलैक्सेशन हो गया, क्रीप लॉसेज हो गए, वो आपने यहाँ पे डिफाइन करना है। इन सेकंड, डिजाइन द एग्जांपल्स फॉर प्रीस्ट्रेसिंग लॉसेज इन टर्म्स ऑफ इलास्टिक शॉर्टनिंग, स्टील रिलैक्सेशन एंड क्रीप एज डिस्कस्ड इन द स्लाइड्स। जो हमने 4 एग्जांपल डिस्कस किए, 2 इलास्टिक शॉर्टनिंग के लिए, एक स्टील रिलैक्सेशन के लिए और एक क्रीप के लिए, जो हमने 4 डिज़ाइन एग्जांपल सॉल्व किए हैं, उनको आपने रीराइट करना है, दोबारा अच्छे तरीके से समझ के रीराइट करना है, ताकि अपकमिंग क्लासेस के अंदर जब हम एडवांस मेथड्स को डिस्कस करें, डिज़ाइन करें, तो वहाँ पे हमारे पास जो लॉसेज हैं वो लॉसेज आपके क्लियर होने चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।